पिछली क्लास में हमने पढ़ा था निबंध कवि कर्तव्य। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था, पहला हिस्सा पढ़ लिया था। लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लेखक ने बताया कि कवि कर्तव्य से उनका क्या तात्पर्य है और इस निबंध में लेखक किन किन बातों पे, किन किन मुद्दों पे विचार करेगा। जैसे लेखक ने बताया कि वो छंद, भाषा, अर्थ और विषय, इन चारों चीज़ों को उठाएगा और इन पे अपना डिस्कशन करेगा। यानी कवि के क्या कर्तव्य हैं, कवि छंद कैसा प्रयोग में ले, कवि की भाषा कैसी हो, कविता का अर्थ क्या हो, अर्थ किस तरह से उसमें भरा जाए और विषय वस्तु कैसी हो। सबसे पहले लेखक ने बात की छंद की। छंद कैसा हो, नए छंद हो। छंद किसे कहते हैं पहले तो ये बताया, फिर ये बताया कि छंद नया हो, पुराने छंद ना हो। और फिर लेखक ने बताया कि नए छंद कौन से हैं। 3-4 द्रुत, विलंबित, वसंत, तिलका आदि नए छंद बताए थे उन्होंने। शिखरणी, मंदाक्रांता, इन नए छंदों का प्रयोग होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। फिर बताया कि पहले के कवि थे कालिदास और ये कितने अच्छे अच्छे छंद लिखते थे, ये सब बताया इसमें। और ये भी बताया कि दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पय, सवैया आदि का प्रयोग बहुत हो चुका, अब हमें नए छंद का प्रयोग करना चाहिए ना। तो ये बात हो गई थी पिछले पैराग्राफ में। अब हम आगे देखते हैं। फिर आया लेखक भाषा पे। छंद कैसे हो, नए हो, कौन कौन से हो बताया अभी। 3-4 तुर्त, विलंबित, वसंत, तिलका, वंशस्थ, शिखरणी, ये वाले छंद हो ना। दोहा, चौपाई जैसे सवैया और कविता जैसे छंद खूब लिख लिए, उनकी ज़रूरत नहीं है, ये भी बताया लेखक ने। तो देखो याद रखने की बात क्या है, नए छंद हों जिसमें कौन से हो, तुर्त, विलंबित, वंशस्थ, वसंत, तिलका, शिखरणी, मंदाक्रांता आदि आदि। अनुप्रास भी हो। कौन से ना हो, दोहा, सोरठा, सवैया, छप्पय, कवित, ये ना हो, क्योंकि इनका प्रयोग रीतिकाल में खूब हो गया। अब आगे देखते हैं। भाषा कैसी हो, कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज में समझ लें। ऐसी भाषा नहीं हो कि डिक्शनरी लेके बैठे रहें और अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा, या सर से जाके पूछे सर बताओ इसका अर्थ क्या होता है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है लेखक की। अब आप कहोगे सर हमें तो बिहारी के दोहे समझ में ही नहीं आता, या मीरा या सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास के दोहे समझ में ही नहीं आते। इसका रीज़न ये है कि उन्होंने कठिन नहीं लिखा है, लेकिन हमारी मातृभाषा नहीं है ना, हमारी भाषा नहीं है ना, हम ब्रजभाषा थोड़े से बोलते सुनते हैं। हम सूरदास को पढ़ेंगे, उसकी ब्रजभाषा को पढ़ेंगे तो हमें कैसे आएगा अर्थ, क्योंकि उसको हमने पढ़ा लिखा नहीं है, समझा नहीं है। हाँ, जो अगर ब्रज क्षेत्र का रहने वाला है उसको सुना हो वैसे ही समझ लेगा। बात यह है कि राजस्थानी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधी हो, वो हमारी मातृभाषा नहीं है। अगर हमारी मातृभाषा में लिखा गया होता तो हम उसको समझ लेते आसानी से। तो क्या लिखा है, साफ साफ ये लिखा है कि कैसे होने चाहिए, भाषा ऐसी हो कि आसानी से समझ में आ जाए। कभी को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिससे सब कोई सहज में समझ ले और अर्थ हृदयंगम कर सके, अर्थ भी आ जाए समझ में। पद्य पढ़ते ही उसका अर्थ बुद्धिस्ट हो जाए, एक बार पढ़ा और तुरंत दिमाग में उसका अर्थ चला जाए, इससे विशेष आनंद प्राप्त होता है। मज़ा भी तभी है, इधर से बिहारी का दोहा पढ़ा, इधर से अर्थ आ गया, क्या मज़ा आया। अब आप एक शब्द पढ़ते हो, फिर उसका अर्थ डिक्शनरी में देखते हो, या आपको उसका कोई अर्थ समझाता है, देव का कोई दोहा पढ़ते हो और फिर कोई दूसरा उसका अर्थ आपको समझाता है, या आप डिक्शनरी लेके उसका अर्थ समझते हो, तो वो मज़ा नहीं आता। काव्य का आनंद लेने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो लिखा है वो आसानी से एक बार में समझ में आ जाए पढ़ते ही, और उसे पढ़ने में जी भी लगता है, जो समझ में आए पढ़ने में मन भी लगता है। परंतु इस वाक्य का भावार्थ यानी उसका अर्थ कठिनता से समझ में आता है और उसके अवलोकन में जी नहीं लगता, तो उसको कौन पढ़ना चाहेगा जो समझ में ही नहीं आ रहा है। और बराबर अर्थ का विकार करते करते उसे विरक्ति हो जाती है और मन ही नहीं लगता, विरक्ति हो जाती है, उसे दूर जाने का मन करता है। जो कुछ लिख जाता है वह इसी अभिप्राय से लिखा जाता है, जो कुछ लिखा जाता है वह इसी अभिप्राय से लिखा जाता है कि लेखक का हृदयगत भाव दूसरे समझ जाएं। कोई क्यों लिखता है, इसीलिए तो लिखता है ना कि मेरे हृदय का भाव दूसरा समझ जाए। और मान लो इतना कठिन लिख दे कि दूसरे को समझ में ही नहीं आ रहा, तो लिखने ना लिखने का कोई तुक नहीं है। यदि इस उद्देश्य ही की सफलता न हुई तो लिखना ही व्यर्थ है।
अगर आपको ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ कि दूसरा सामने वाला मेरी बात समझ में आ जाए उसको, अगर ये इतनी सी बात कंप्लीट नहीं हुई तो आपका लिखना बेकार है, जब तक कि दूसरा उसको समझ ना ले। देखो, अतएव क्लिष्ट की अपेक्षा सरल लिखना ही सब प्रकार से वांछनीय है। सरल लिखो। कालिदास की सफलता ही को विशेष मान दिया गया है, इसलिए उनके काव्यों को इतना आदर है। जो काव्य सर्वसाधारण की समझ से बाहर होता है वो बहुत कम लोकमान्य होता है। कवियों में इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। कवियों को ध्यान रखना चाहिए, आसान लिखें, आदर नहीं होता, ज़्यादा कठिन लिखते हैं उसका, सरल लिखते हैं उसी का आदर होता है। जैसे कालिदास ने इतना अच्छा लिखा तो उसका आदर है, नाम है। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, है ना, व्याकरण तो आनी चाहिए। शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का उतना नहीं होता। अगर आप अशुद्ध लिखोगे तो मान नहीं होगा भाषा का। 19 को अगर 19 लिखेंगे, 1957 को 1957 लिखेंगे तो कौन माफ़ करेगा? सुनने में कितना भद्दा लगता है। 19 को 19 बोलते हैं अधिकतर लोग, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। सही लिखोगे, शुद्ध लिखोगे, शुद्ध बोलोगे, व्याकरण के नियमों का ध्यान रखोगे तो कविता या भाषा का सम्मान होगा। शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का उतना नहीं होता। व्याकरण का विचार न करके कवि की व्याकरण का विचार न करना कवि की तद विषय अज्ञानता सूचक है कि इस विषय में इसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। कोई कोई कवि व्याकरण के नियमों की ओर दृक्पात तक नहीं करते, कोई कोई तो देखते नहीं कि व्याकरण के नियम कविता में पालन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, फॉलो हुए कि वो नहीं हुए हैं। और यह बड़े खेद और लज्जा की बात है कि कोई कोई कवि तो ध्यान ही नहीं देते कि अर्थ कैसा हो, भाषा कैसी हो। लेखक यही तो बता रहा है कि कवियों का कर्तव्य क्या है, ये कवियों का कर्तव्य है ना। कोई कोई कवि व्याकरण के नियमों की ओर दृक्पात यानी दृष्टिपात तक नहीं करते, ये बड़े खेद और लज्जा की बात है। ब्रज भाषा की कविता में कविजन मनमानी निरंकुशता दिखलाते हैं, यह उचित नहीं है। जहाँ तक संभव हो शब्दों का मूल रूप नहीं बिगाड़ना चाहिए, मुहावरे का भी विचार करना चाहिए। बेमुहावरा भाषा अच्छी नहीं लगती, मुहावरे होने चाहिए भाषा में। क्रोध, क्षमा कीजिए इत्यादि वाक्य कान को अतिशय पीड़ा पहुंचाते हैं, यानी अच्छे नहीं लगते। मुहावरा भी भाषा का प्राण है, उसे जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना, उनकी भाषा कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। तो मुहावरे भी होने चाहिए और अच्छे मुहावरे होने चाहिए। ऐसा नहीं ऊँट पटांग हो, जैसे अभी बताया इसने, क्रोध क्षमा कीजिए यानी मेरे गुस्से को माफ़ कीजिए, कोई मुहावरा हुआ क्या? तो इस तरह से मुहावरे हों और अच्छे मुहावरे हों। जिसको मुहावरे का ज्ञान नहीं है उसकी भाषा भी अच्छी नहीं होगी। विषय के अनुरूप शब्द स्थापना करनी चाहिए। कविता एक अपूर्व रसायन है, एक रसायन है ना, घोल है, घोल है, इसको पीते हैं ना, जूस है समझो। एक रसायन यानी जो रस का खान है। कविता एक अपूर्व रसायन है ना, रस देने वाली है। उसके रस की सिद्धि के लिए बड़ी सावधानी, बड़ी मनोयोगिता और बड़ी चतुराई आवश्यक होती है। रस कब मिलेगा? उसके रस बताए ना, जूस, जूस यानी रस, जूस रस को ही तो बोलते हैं। रस की सिद्धि के लिए यानी कविता का रस लेने के लिए बड़ी सावधानी, बड़ी मनोयोगिता, मन होना चाहिए, सावधानी, बड़ी चतुराई की आवश्यकता होती है। रसायन सिद्ध करने में आँच के न्यूनाधिक होने से जैसे रस बिगड़ जाता है, वैसे ही यथोचित शब्दों का उपयोग न करने से काव्य रूपी रस बिगड़ जाता है। किसी किसी स्थल विशेष पर रुक्षाकर वाले शब्द भी अच्छे लगते हैं, परंतु और सर्वत्र ललित और मधुर शब्दों का विशेष पर रुक्षाकर वाले शब्द अच्छे लगते हैं। किसी विशेष स्थान पर कौन सा शब्द अच्छा लगेगा ये अलग बात है। कहीं कहीं पे रूखे, कहीं कहीं पे मीठे शब्द अच्छे लगते हैं। शब्द चुनने में अक्षर मैत्री का विशेष विचार किया जाता है। अच्छे अर्थ का द्योतक न होकर भी कोई कोई पद्य केवल अपनी मधुरता से ही पढ़ने वालों के अंतःकरण को प्रभावित कर देता है। टूटत उड़ू बैठे तरुजाई इत्यादि वाक्य लिखना हिंदी की कविता को कलंकित करना है। इस तरह की पंक्तियाँ नहीं लिखनी चाहिए। टूटत उड़ू बैठे तरुजाई यानी तारे गिरते ही, तारे टूटते ही या तारे के छिपते ही, तारों के छिपते ही सारे के सारे पक्षी जाकर के पेड़ों पे बैठ गए। तो कितना कठिन है ये, इसको समझना। तो इतने कठिन भी नहीं लिखना चाहिए। उड़ू यानी बैठे तरुजाई, अब उड़ू यहाँ पे तारे हैं और उड़ू यहाँ पे पक्षी भी हैं।
तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कितने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तारों के डूबते ही सारे के सारे पक्षी पेड़ों पर बैठ जाते हैं, इसका अर्थ ये है। शब्दों को यथास्थान रखना चाहिए। शब्द स्थापना ठीक न होने से कविता की दुर्दशा होती है और अर्थांश में जो कलिष्टता आती है उसके उदाहरण हिंदी कालिदास की समालोचना नामक पुस्तक में दिए जा चुके हैं। तो क्या करना चाहिए? कठिनता नहीं आनी चाहिए। कठिनता आएगी तो सारा का सारा भाव चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए? शब्दों को यथास्थान रखना चाहिए। शब्द स्थापना ठीक न होने से कविता की दुर्दशा होती है और अर्थांश में जो कलिष्टता यानी कठोरता आ जाती है उसके उदाहरण इस किताब में दिए गए हैं, हिंदी कालिदास की आलोचना में दिए जा चुके हैं। तो एक आसान लिखो, सरल लिखो, समझने आने वाली भाषा लिखो, मुहावरा हो, अलंकार हो, लेकिन ज़्यादा ना हो। आगे हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास। आज यहीं तक।